हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। आज अपन रैपिड रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 को अपन जल्दी जल्दी देखने वाले हैं, सारे टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, कम से कम समय में अपन इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, इधर अपन ने चैप्टर 1 की बात करते हैं। अपना जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इसे हम क्या बोल देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण की बात करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अपन ने अभिक्रिया देखी थी कि जब वो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इक्वेशन बैलेंस है। अगर आप देखो तो इधर Mg कितने, 2, इधर भी Mg कितने, 2, इधर ऑक्सीजन कितने, 2, इधर भी ऑक्सीजन कितने, 2। तो ये अपनी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करना। कैसे? मैग्नीशियम के रिबन को जला के। आगे सुनो, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण कि कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या लक्षण होते हैं। नंबर 1, रंग में परिवर्तन देखने को मिलेगा या तापमान में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ताप में परिवर्तन कैसे? या तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या ऊष्मा का अवशोषण होगा। ऊष्मा का उत्सर्जन मतलब ऊष्मा बाहर निकलेगी, या ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा अंदर आएगी। ऊष्मा का अवशोषण मतलब ऊष्मा लेना, ऊष्मा का उत्सर्जन मतलब ऊष्मा बाहर निकालना। थर्ड पे चलते हैं, गैस का निर्माण। अगर गैस रिलीज होती है, गैस का निर्माण होता है, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगला पॉइंट, अवक्षेप का निर्माण। अगर अवक्षेप का निर्माण होता है, प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है, पीपीटी का निर्माण होता है, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगला पॉइंट, प्रकाश का उत्सर्जन। अगर मान लो लाइट रिलीज हो रही है, वहां पे अपने को प्रकाश देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है वहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगला पॉइंट, गंध में परिवर्तन। स्मेल में अगर कोई चेंज आ रहा है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कौन कौन से लक्षण है? रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, ऊष्मा का या तो उत्सर्जन या अवशोषण, गैस का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण, प्रकाश का उत्सर्जन अथवा गंध में परिवर्तन। अगले पॉइंट पे आते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों और चिन्हों द्वारा दर्शाने को, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों और चिन्हों द्वारा दर्शाने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों और चिन्हों द्वारा दर्शाने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है। H2 गैस Cl2 गैस के साथ मिलकर क्या बनाती है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है। बैलेंसिंग चेक करते हैं, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2। देखो सिंपल सी बात, 1 HCl में 1 हाइड्रोजन तो 2 HCl में 2 हाइड्रोजन। 1 Cl2 में इधर कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। इधर देखो 1 HCl में कितने क्लोरीन, 1 तो 2 HCl में कितने क्लोरीन, 2। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है, मतलब ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों और चिन्हों द्वारा दर्शाने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का मिलकर HCl बनाना, ये एक प्रकार की अपने पास क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अगले पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे, रासायनिक समीकरण लिखने के चरण। कौन कौन से ऐसे चरण है जिससे कि अपन रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं? तो बात करते हैं, सबसे पहला, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। सबसे पहले अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के, अभिकारक किधर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, उसके अपने को क्या लिखना है, रासायनिक सूत्र लिखने हैं। आगे उत्पादों के रासायनिक सूत्र लिखिए। अभिकारक के सूत्र लिख दिया आपने, फिर क्या करो, जो कि राइट हैंड साइड होते हैं उत्पादों के सूत्र लिखो। ये उत्पाद का सूत्र, ये अभिकारक का सूत्र। थर्ड, अभिकारक और उत्पादों के बीच में तीर का निशान लगाओ। ये तीर का निशान अपन ने चिन्ह लगा दिया, एरो। चौथा, समीकरण को संतुलित करना है। समीकरण को संतुलित करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वो रासायनिक समीकरण जिसमें लेफ्ट हैंड साइड मतलब अभिकारक तथा राइट हैंड साइड उत्पाद, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। अवस्थाओं के लिए संकेत लिखिए। अगर कोई ठोस है तो अपन S लिख देंगे, मतलब सॉलिड। L है, लिक्विड है तो L लिख देंगे, मतलब द्रव। गैस है तो G लिख देंगे, मतलब गैस, ठीक है। और AQ मतलब एक्वस है, जलीय है, जल में, जल के अंदर है तो अपन AQ लिख देंगे। जैसे C6H12O6 ग्लूकोज के बगल में S लिखा है, मतलब वो सॉलिड स्टेट में। अगर C6H12O6 ग्लूकोज के बगल में AQ लिखा है, मतलब वो किसके अंदर है, वो जल के अंदर है, वहां पे जल उपस्थित है या वो जल के अंदर उपस्थित है। आगे चलते हैं, रासायनिक समीकरण का संतुलन। रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित करते हैं? तो संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, ये देखो असंतुलित समीकरण है, कैसे पता चला? इधर Fe कितना है, 1, इधर Fe कितना है, 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3। मतलब कि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसे हमें संतुलित करना है। कैसे? कुछ ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इधर Fe कितना है 4, इधर Fe 2 × 2 कितना 4। देखो ऐसे देख लो ना 1 Fe 2 3 में 2 Fe होते हैं तो 2 Fe 2 3 में 4 Fe होंगे।
इधर देखो ऑक्सीजन कितने 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन देखो 3 इंटू 2 6, तो दोनों तरफ Fe की मतलब आयरन की और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या बराबर है, मतलब ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, और ऊपर वाली अपनी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, अवस्थाओं के लिए संकेत। S मतलब ठोस जिसको कि अपन बोलते हैं सॉलिड, L मतलब द्रव जिसको कि अपन बोलते हैं लिक्विड, G मतलब गैस जिसको कि अपन गैस ही बोलते हैं, और AQ मतलब जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन, AQ एक्वस जलीय विलयन। ठीक है, उदाहरण देखो NaCl सॉलिड था, S मतलब NaCl कैसा था, सॉलिड था, उसको H2O लिक्विड में डाला तो क्या बना NaCl मतलब जलीय NaCl का निर्माण हो गया। NaCl ठोस था, उसको उठा के किसमें फेंक दिया, देखो एक बीकर था उसमें पानी था लिक्विड, NaCl ठोस था उसको उठा के उसमें डाल दिया तो क्या बन गया NaCl का जलीय विलयन। NaCl के जलीय विलयन को अगर अपने को लिखना है सिंबल के फॉर्म में तो अपन लिखेंगे NaCl के बगल में AQ। आगे जो कि इस अपने चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ ही देर में चैप्टर एंड होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्दी अपन इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ते हैं, फ्लो चार्ट की हेल्प से। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, नंबर 3 एकल विस्थापन जिसको कि अपन विस्थापन भी बोल देते हैं, नंबर 4 द्विविस्थापन जिसको कि अपन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, और अपना नंबर 5 ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन, यहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन कर लेना जिसको कि अपन बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन जिसको कि अपन बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद में अपन देखेंगे ऊष्मा के आधार पर 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे जंग लगना, कोरोजन जिसको कि अपन बोलते हैं धातुओं का ऑक्सीकरण होना, जंग लगना कहलाता है। फिर अपन एक पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया जिसमें कि अवक्षेप सॉलिड या ठोस पदार्थ का निर्माण होता है। तो देखो संयोजन अभिक्रिया, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, मतलब 2 चीजें जुड़ चुकी है, मतलब उनका संयोजन हो चुका है, एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तो उसको अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए A प्लस B, 2 अपने पास क्रियाकारक थे, 2 अपने पास अभिकारक थे, दोनों ने मिलकर कितने उत्पाद बना लिए, एकल उत्पाद बना लिया, तो एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। 2H2 प्लस O2 मिलके क्या बना लेते हैं, 2H2O बना लेते हैं। 2H2 प्लस O2 इन दोनों ने आपस में जुड़े और क्या बना लिया इन्होंने, 2H2O बना लिया। तो एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अगला विघटन जिसको कि अपन वियोजन अभिक्रिया बोल देते हैं या डीकंपोजिशन अभिक्रिया बोल देते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। जब एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है। देखो संयोजन का उल्टा, संयोजन में 2 पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं, और वियोजन में एक एकल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। तो जब एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है उसको अपन विघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AB था, AB को मैंने तोड़ा तो किसमें टूटा, A प्लस B में टूटा। उदाहरण के लिए CaCO3 जिसको कि अपन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, ताप की उपस्थिति में टूट जाता है CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे देखो एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन में मैंने कहा था अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा देता है। तो क्या लिखा है, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। A प्लस BC की मैंने अभिक्रिया करवाई, देखो C के साथ कौन था किसी जमाने में C के साथ B था। A की क्रियाशीलता ज्यादा थी तो A ने B को उसकी जगह से हटा दिया। आज C के साथ कौन बैठा है, A बैठा और B अकेला। इसका मतलब मेरे बच्चों किसी जमाने में C के साथ B था, आज C के साथ A है, मतलब A की क्रियाशीलता B से ज्यादा है। अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा देता है। तो देखो A ने B को उसकी जगह से हटा दिया, इसी को अपन बोल देते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे साइंस आचार्य हिंदी मीडियम पे रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की एक ट्रिक बना रखी है, आप शॉर्ट में जाके देख सकते हो। जो मैंने ट्रिक बनाई थी वो ये थी, कमल नमन का मांगे अलीजान फिर से निकले, सुनिए प्रभु हमारी कौन है आगे, पृथ्वी को। और मैंने आपको सारे एलिमेंट याद करवाए थे, वो ट्रिक आप जाके देख सकते हो। आगे सुनो, जिंक की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं CuSO4 से। अपन जानते हैं जिंक और कॉपर में ऊपर कौन आता है, ऊपर आता है जिंक, नीचे कौन आता है, कॉपर आता है, मतलब जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा है। तो देखो अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा देगा। जो Cu किसी जमाने में किसके साथ था, SO4 के साथ था, आज वो Cu अकेला है। और जो जिंक किसी समय अकेला था, आज वो SO4 के साथ है। मतलब अधिक अभिक्रियाशील तत्व ने कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा दिया। तो जिंदगी में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कैसे भी कंडीशन हो। अगर बहुत बुरा चल रहा है दुखी मत हो, बहुत अच्छा चल रहा है खुश मत हो, समय परिवर्तित होता है, इसलिए कभी भी दुखी निराश नहीं होना चाहिए और ज्यादा घमंड भी नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना है बात। जिंक अधिक अभिक्रियाशील था, उसने कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा दिया। अगली चलते द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में चला जाता है। कैसे, सुनना, जब 2 यौगिकों के आयन आपस में स्थान बदल लेते हैं, मतलब आयनों का एक्सचेंज होता है, आयनों का विनिमय होता है। कैसे, A के साथ कौन था, B था, C के साथ कौन था, D था। आज देखो A के साथ कौन है, D है, और C के साथ कौन है, B है।
देख रहे हो आयनों का स्थानांतरण हो गया। ए कहां से कहां चला गया, ए बी से ए इस सी डी में चला गया। तो देखो ए ने डी के साथ बंध बना लिया, मतलब ए के साथ डी जुड़ गया, और सी जो किसी समय डी के साथ था, आज सी किसके साथ है, बी के साथ है, तो सी भी बन गया। तो यहाँ पे आयनों का स्थानांतरण हो रहा है। एग्जांपल लेते हैं, AgNO3 के अभिक्रिया में NaCl से करवा रहा हूँ। NO3 के साथ कौन था, Ag था। आज देखो Ag किसके साथ है, Cl के साथ में। AgCl का कैसा पीपीटी, AgCl का अपना व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट श्वेत अवक्षेप होता है, बात दिमाग में रखनी है। AgCl ने पीपीटी बना लिया और साथ में कौन निकल गया, Na और NO3 ने क्रिया करके क्या बना लिया, NaNO3। ठीक है, आयनों का स्थानांतरण हो गया, Na और NO3 ने जुड़ गए तो NaNO3 बना, Ag और Cl जुड़ गए तो क्या बन गया, AgCl बन गया। AgCl सिल्वर क्लोराइड, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, AgCl पीपीटी, ये वाला नीचे वाले का मतलब है ये पीपीटी अवक्षेप का निर्माण करता है। अगली अभिक्रिया पे चलते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। देखो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, उसको अपन ऑक्सीकरण बोलते हैं। अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, तो ये ऑक्सीकरण अपचयन है। ऑक्सीकरण का एक और नाम होता है, ऑक्सीकरण को अपन और किस नाम से बुलाते हैं, उपचयन के नाम से बुलाते हैं। वेरी गुड, इसी को अपन बोल देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को अपन और क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया अथवा उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, CuO की H2 से अभिक्रिया करवाई। देखो CuO में Cu के साथ पहले कौन था, ऑक्सीजन, आज कॉपर अकेला है, मतलब इससे ऑक्सीजन निकल गए, ऑक्सीजन निकल गए मतलब इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ। हाइड्रोजन के पास कौन आगे जुड़ गया, ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आगे जुड़ा, मतलब हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, इस CuO का तो अपचयन हुआ और इस H2 का ऑक्सीकरण हुआ, तो इस पूरे को अपन बोल देंगे ये एक प्रकार की हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया है। इतनी बात आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। चैप्टर एंड होने के कगार पे 10 मिनट में चैप्टर एंड करते हैं, सुनना ध्यान से। जंग लगना क्या है, जब धातु में ऑक्सीजन और नमी के साथ, जब धातु में ऑक्सीजन और नमी के साथ धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, अपघटित होने लगती है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, उसको अपन बोल देते हैं जंग लगना, कोरोजन। उदाहरण, लोहे में जंग लगना, लोहे पर जंग लगने की रासायनिक समीकरण 4Fe3O2, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कर रहे हैं, साथ में X2 से क्रिया कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, Fe2O3.X2। पूछ लिया जाता है जंग का रासायनिक सूत्र, तो मेरे बच्चे बोलेंगे जंग का रासायनिक सूत्र होता है सर Fe2O3.X2। बोलना है आपको घर पे मेरे साथ, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe2O3.X2, ये जंग का रासायनिक सूत्र है। इसको बैलेंसिंग की बात करते हैं, इधर Fe कितने 4, इधर भी 2 × 2 4, इधर ऑक्सीजन 3 × 2 6 और इधर 1 7, इधर 3 2 नीचे और 1 7, इधर हाइड्रोजन देखो 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, X तो दोनों जगह है ही अपने पास। तो जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3.X2। जंग क्या है, आयरन का ऑक्सीजन के साथ में और नमी के साथ में, मतलब जल के साथ क्रिया करके धीरे धीरे अपघटित होना, नष्ट होना, जंग लगना कहलाता है। आगे चलते, ऊष्मा के आधार पर 2 प्रकार की अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो यहाँ पे देखो CaO, जब देखो ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH वोल्टवाइज, और साथ में क्या निकाल रहा है, ऊष्मा। इस अभिक्रिया को अपन बोलेंगे CaO जल से क्रिया करके CaOH वोल्टवाइज बनाता है, साथ में ऊष्मा निकालता है, मतलब यहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, मतलब ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा पदार्थ लेता है। तो यहाँ पे N2O2 गैस, अब देखो ये माइनस लिख रखा है ऊष्मा, ये माइनस ऊष्मा एरो के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इसका मतलब N2O2 वातावरण से ऊष्मा लेकर क्या बना लेते हैं, 2NO बना लेते हैं। N2O2 वातावरण से ऊष्मा ले रहे हैं, मतलब ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और CaO प्लस H2 जब जुड़ रहे हैं और CaOH वोल्टवाइज बना रहे हैं तो ये ऊष्मा निकाल रहे हैं, मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये ऊष्मा ले रहे हैं, मतलब कि ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे सुनो, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, जल्दी से सुनते जाना। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, जिस अभिक्रिया में ऐसा उत्पाद बनता है जो कि अवक्षेप बनाता है, मतलब कि जल में वो विलयशील नहीं है, जल में घुलनशील नहीं है, नीचे बैठ जाता है, ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, और ठोस पदार्थ एट द एंड कहां बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखा जिस अभिक्रिया में, सुनना मेरे बच्चों ध्यान से, जिस अभिक्रिया में 2 जलीय विलयनों के मिश्रण से, 2 जलीय विलयनों के मिश्रण से किसका निर्माण होता है, अवक्षेप, मतलब ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, तो वो कैसी अभिक्रिया कहलाती है, वो अपनी अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण PbNO3 वोल्टवाइज एक्वस, ये जलीय विलयन है लेड नाइट्रेट का। 2Ki पोटेशियम हाइड्रेट का जलीय विलयन है। इनकी जब क्रिया करवाई तो क्या बना, PbI2 का कलर बता सकते हो क्या, मैंने आप लोगों को जब डिटेल में वीडियो लेक्चर करवाया था, 6 लेक्चर में अपन ये चैप्टर खत्म किया था, और मैंने आपको बोला था PbI2 का कलर कैसा होता है। जिस किसी को भी PbI2 का कलर पता, नीचे कमेंट में आंसर करना PbI2 का क्या कलर होता है, ठीक है।
ये बात मैंने आप लोगों को बता रखी जब अपने डिटेल में चैप्टर पढ़ा था। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे PbI2 का कलर कैसा होता है। तो PbI2 सॉलिड कलर का होता है और साथ में 2KNO3 एक्वस निकलता है, 2KNO3 एक्वस निकलता है। आगे सुनो, दैनिक जीवन में उपयोग। क्या क्या दैनिक जीवन में उपयोग है किसके? दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में क्या क्या उपयोग है जो कि अपन दैनिक जीवन में काम में ले सकते हैं। भोजन पकाना रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है। दूध का दही बनना लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं द्वारा होता है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। सीधे सीधे सवाल पूछ दिया जाता है, लोहे पर जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो मेरे बच्चे बोलेंगे लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे केक बनाना बेकिंग सोडा ऊष्मा अथवा CO2 गैस बनाता है। दवाइयों का निर्माण विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं से। दवाइयां भी किससे बनती है? विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं से बनती है। डन है मेरे बच्चों। अगला सावधानी, अपने को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो रसायनों को ध्यानपूर्वक और निर्देश अनुसार उपयोग करें। अपने मन से नहीं उपयोग कर लेना है। जिस भी अपन केमिकल को यूज में ले रहे हैं बहुत ध्यानपूर्वक और निर्देश अनुसार उसका उपयोग करें। प्रयोगशाला में सुरक्षा, चश्मा, दस्ताने आदि पहने। अभिक्रियाओं के दौरान गैस अथवा धुएं को सीधा ना सूंघे। कई बच्चे क्या होते हैं, धुआं निकलता है मान लो लैब के अंदर तो उसको सूंघने लग जाते हैं, तो ऐसा काम कभी भी नहीं करने हैं बच्चों। आगे सावधान, रसायनों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। जो छोटे बच्चे उनसे दूर रखना है। अपन वैसे इतने छोटे भी नहीं है, तो रसायनों से छोटे बच्चों को दूर रखना है, क्योंकि छोटे बच्चे कुछ भी खा पी लेते हैं, उनको पता नहीं होता। ठीक है, तो इससे दूर रखना। आगे महत्वपूर्ण मुद्दों, रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थों का निर्माण होता है। मेरे हर बच्चे को पता है रासायनिक समीकरण हमेशा कैसी होनी चाहिए? संतुलित होनी चाहिए। मतलब अभिकारक उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगला, रासायनिक अभिक्रिया ऊर्जा परिवर्तन के साथ जुड़ी होती है। रासायनिक अभिक्रिया ऊर्जा परिवर्तन के साथ जुड़ी होती है। आगे, रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अपरिवर्तनीय होते हैं। रासायनिक समीकरण या रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अपरिवर्तनीय होते हैं, मतलब उनको वापस से परिवर्तित नहीं कर सकते सामान्यतः। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सामान्य, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा। कुछ कुछ है जो परिवर्तनीय भी होते हैं, पर अपन कहेंगे रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अपरिवर्तनीय होते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया के साथ अपन इस चैप्टर को एंड करेंगे। सुनना ध्यान से, महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण जो कि अपने को याद रखनी है। पहली, मैग्नीशियम का जलना 2Mg+O2 क्रिया करके क्या बना रहा है? 2MgO बना रहा है। अगला, हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया H2Cl2 से क्रिया करके क्या बनाता है? 2HCl बनाता है। जस्ता, जिसको कि अपन क्या बोलते थे? जिंक, और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक H2SO4 के साथ क्रिया करके ZnSO4 लवण बनाता है। जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालता है। कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन CaCO3 को मैंने हीट किया तो किसमें टूटा? CaO+CO2 गैस में। आगे, मीथेन का जलना, तो CH4 की अभिक्रिया जब मैं ऑक्सीजन से करवाता हूं, मीथेन को जलाता हूं तो क्या बनता है? एक बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक बनता है अपना वाटर, तो CH4+2O2 CO2+2H2O। अगला, लोहे और जंग लगना। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 4Fe, ये देखो अपन यहाँ पे भी पढ़ा था, 4Fe + 3O2 + XH2O गिव्स 2Fe2O3.XH2O। याद रखना मेरे बच्चों, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3.XH2O। साथ साथ बोलेंगे मेरे, Fe2O3.XH2O। आगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है अपना NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्ल है HCl, तो NaOH HCl के साथ क्रिया करके लवण NaCl सोडियम क्लोराइड और साथ में वाटर बनाता है। आगे, चांदी नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, तो AgNO3 अपना सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड अपना NaCl, इनकी अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? एक बनता है AgCl जिसका PPT बनता है। जिसका क्या बनता है बच्चों? जिसका PPT बनता है। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, क्या बनता है? PPT बनता है और साथ में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट निकलता है। एल्यूमिनियम और कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम कॉपर सल्फेट से क्रिया करके बनाता है एल्यूमिनियम सल्फेट और साथ में कॉपर निकालता है। 2 एल्यूमिनियम 3CO4 से क्रिया करके Al2SO4 होल्थराइज बनाता है और साथ में 3 कॉपर निकालता है। आगे, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी। कैल्शियम ऑक्साइड पानी से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में ऊष्मा निकालता है, मतलब एक प्रकार की ऊष्मा शेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। आगे, अमोनिया का निर्माण। कैल्शियम ऑक्साइड पानी वाला देख, अमोनिया का निर्माण नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके, नाइट्रोजन बोले तो N2, हाइड्रोजन बोले तो H2, क्रिया करके क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। आगे, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। CO2 पानी के साथ क्रिया करके H2CO3 बनाता है। H2CO3 को अपन कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। तो ये अपन ने खत्म किया अपना चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। 1 शॉट में रैपिड रिवीजन अपन ने किया है। अगर आप लोगों को हर एक चैप्टर के ऐसे रैपिड रिवीजन चाहिए तो नीचे कमेंट करके मेरे को बताना, और किस चैप्टर के आपको रैपिड रिवीजन चाहिए। मैं उस चैप्टर को आपको जल्द से जल्द, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज वहाँ पे दे दूंगा। तो ध्यान रखना, साइंस आचार्य क्या है? ज्ञान की बहुत ही आसान पाठशाला है। समझे, याद रखिए, सफलता प्राप्त करें, यही हमारा लक्ष्य है। तो विद VRU सर के साथ आपको ये बात समझ आ गई होगी। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। अगर किसी बच्चे को डिटेल में चैप्टर समझना है तो मैंने 6 वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, जो इस वीडियो के
जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से जाके आप डिटेल में चैप्टर समझ सकते हो। एक और बात, अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना, तब भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, हमको फॉलो कर सकते हो। तो साइंस आचार्य को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कॉमेंट करें। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके बाय।